हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो थर्मोडायनेमिक्स सेकंड है उसके अंदर अपन ने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एंट्रोपी के बारे में पढ़ा था। एंट्रोपी की डेफिनेशन और एंट्रोपी की टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंडेंस देखी थी। अपन ने देखा था कि यदि जो एंट्रोपी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है या फिर टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है। यदि टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है तो जो एंट्रोपी के लिए अपनी इक्वेशन आएगी उससे अपन इक्वेशन dS=CV/T/dt प्लस अल्फ़ा बटे कप्पा dV, या फिर अपन इस चीज़ जो इक्वेशन है CV/T/dt प्लस del P/del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dV, इनके द्वारा ज्ञात करते हैं। यदि अपनी एंट्रोपी है वो टेम्परेचर और अपने प्रेशर का फंक्शन है तो अपन उसे इस इक्वेशन या फिर इस इक्वेशन के रूप में ज्ञात करेंगे। आज अपन देखेंगे एंट्रोपी को अपन आइडियल गैस के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अपना आज का टॉपिक है आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी चेंज या एंट्रोपी परिवर्तन। जनरली अपन देखते हैं कि आदर्श गैस होती है उसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर तीनों टर्म आती हैं, और जो एंट्रोपी है वो एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है तो वो तीन चरों टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इन पे डिपेंड करता है। इन तीनों चरों में से आप कोई भी दो चर ले सकते हैं, यानी या तो टेम्परेचर के साथ प्रेशर ले लो या टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम ले लो, जैसे अपन ने पहले एंट्रोपी के लिए निकाला था वही अपन आइडियल गैस के लिए करेंगे। तो अपन ने एक सिस्टम लिया है जिसके अंदर आदर्श गैस भरी हुई है, टेम्परेचर T है उसका, वॉल्यूम V है और प्रेशर P है। ये जो सिस्टम है इसने अपना जो सराउंडिंग है उससे क्यू रिवर्सिबल ऊष्मा ग्रहण किया, यानी उसने क्यू रिवर्सिबल ऊष्मा एब्जॉर्ब की है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो एंट्रोपी चेंज होगा वो अपन इसकी डेफिनेशन लगाएंगे DS=dQ रिवर्सिबल बटे T। अब अपन को पता है कि जो एंट्रोपी है उसको अपन टेम्परेचर, प्रेशर या टेम्परेचर, वॉल्यूम के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन ने पहले लिया है कि यदि अपनी जो एंट्रोपी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन हो, यहाँ अपन प्रेशर की जगह हर जगह वॉल्यूम पुट करेंगे। तो अपन को DS के अंदर dQ/T इसकी वैल्यू पुट करनी है। अपन dQ है वो अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकालेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से dQ रिवर्सिबल इक्वल टू होता है DE + P∆V। अब यहाँ पे अपन को DE है, ये क्या है, आंतरिक ऊर्जा। तो ये जो DE है ये अपन ऊष्माधारिता CV के रूप में निकालेंगे। तो अपन को पता है CV इक्वल टू होता है del E/del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इसको अपन DE/dt भी लिख सकते हैं। यहाँ से DE निकालेंगे तो आएगा अपना CV/dt, तो अपन ने इसकी जगह पुट कर दिया CV/dt, PdV एज इट इज़ रह गया। यहाँ पे P अपन को कांस्टेंट रखना है क्योंकि अपन फंक्शन ले रहे हैं वॉल्यूम का। तो अपन जो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन है PV = RT, जहाँ N का मान 1 है, यहाँ से वॉल्यूम की प्रेशर की वॉल्यूम के रूप के अंदर वैल्यू लिख लेंगे। तो प्रेशर इक्वल टू क्या आ जाएगा, RT/V। तो अपन इस P की जगह रख देंगे RT/V। तो अपना DQ रिवर्सिबल हो गया CV/dt प्लस RT del dV/V। ये जो DQ रिवर्सिबल है इसकी वैल्यू अपन एंट्रोपी के अंदर पुट करेंगे। तो अपन को पता है एंट्रोपी DS=dQ रिवर्सिबल बटे T है, यहाँ DQ की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी और इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे T आ गया अपॉन में, ये जो T था वो इस dQ/T वाले T से कैंसिल हो गया। ये जो इक्वेशन है ये एंट्रोपी, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रूप के अंदर एंट्रोपी के बारे में बताती है। अब यहाँ पर एंट्रोपी की, टेम्परेचर की और वॉल्यूम देखिए, यहाँ DS है यानी इसको अपन को एंट्रोपी, DT यानी टेम्परेचर में चेंज, DV यानी वॉल्यूम में चेंज। तो अपन इन तीनों की एक फाइनाइट लिमिट लगाएंगे और उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो DS की लिमिट लगाएंगे S1 से S2, DT की लगाएंगे T1 से T2, DV की लगाएंगे V1 से V2। तो ये जो अपने 1 वाले हैं S1, T1 और V1 ये प्रथम अवस्था में है, और जो ऊपर वाले हैं S2, T2 और V2 ये अपनी द्वितीय अवस्था में है। यहाँ अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपना आएगा S2 - S1। यहाँ CV कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1/T का होता है ln T। तो अपर लिमिट पहले आती है, लोअर लिमिट बाद में आती है। तो यह आ जाएगा ln T2/T1।
ये भी ln v, तो ln v2 बटे v1, ये अपन ने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। cv ln t2 बटे t1 और ln v2 बटे v1। r और cv कांस्टेंट है तो ये ऐसे के ऐसे रह गए। ये अपनी थी 1 मोल गैस के लिए। यदि अपन को n मोल लेने हैं तो इन दोनों को अपन यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन है, इसको अब अपन अलग अलग कंडीशन पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपन को टेम्परेचर और वॉल्यूम के फंक्शन में एक आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी के चेंज के बारे में बताता है। अब यदि अपन ने टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन लिया, यानी जहाँ पे भी अपना वॉल्यूम का टर्म था उसको अपन प्रेशर के रूप में चेंज करेंगे। तो अपन ने अभी देखा था कि जो आइडियल गैस है वो पी वी इक्वल टू आर टी स्टेट इक्वेशन है। यहाँ से अपन जो वी है, ये जो v2 बटे v1 है, इसको अपन प्रेशर के रूप में चेंज करेंगे। तो अपन दो इक्वेशन लिखेंगे डिफरेंट स्टेज में। तो फर्स्ट में हो गई p1 v1 बराबर आर टी1, p2 v2 इक्वल टू आर t2। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे अपन, तो अपने पास आ जाएगा v2 बटे v1 बराबर p1 बटे p2 और t2 बटे t1। ये इक्वेशन की से अपन 6 नंबर इक्वेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे। तो अपने पास इक्वेशन आ गई डेल एस इस रूप में। अब ये तो एज इट इज़ रहेगा। ये जो इनटू में है, इसको क्या होता है, ln में इनटू में होता है तो वो प्लस के अंदर चेंज हो जाता है, और डिवाइड में होता है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ln n इंटू एम इक्वल टू होता है ln n प्लस ln m, यानी log n इंटू एम होता है वो log n प्लस log m के बराबर। तो अपन p1 बटे p2 को अलग ले लेंगे, फिर आगे प्लस लगा के t2 बटे t1। तो अपना क्या आ गया, ये तो एज इट इज़ आ गया। ये r ln p1 बटे p2 आ गया। ये बच गया r ln t2 बटे t1। अब ये t2 बटे t1 ln का जो टर्म है इसको अपन कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच गया cv प्लस r ln t2 बटे t1। और ये r ln p1 बटे p2 एज इट इज़ है। क्या ये जो cv प्लस r है ये cp के इक्वल होता है, तो अपन ने इसकी जगह लिख दिया cp ln t2 बटे t1 प्लस r ln p1 बटे p2। चूँकि cp माइनस cv इक्वल टू r है, ये अपन ने जो अपना फर्स्ट थर्मोडाइनमिक्स थी उसके अंदर देखा था, जिसे अपन ने मेयर रिलेशन कहा था। तो इसलिए एंट्रोपी चेंज आ जाएगा, वो इस रूप में डिफाइन कर लेंगे। यदि n मोल गैस है तो अपन यहाँ n और लगा देंगे। ये जो इक्वेशन है ये अपन को एंट्रोपी को जो अपन इसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर के रूप में चेंज बताती है, और ये इनकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर करता है। अपन इन दोनों इक्वेशन से अलग अलग अवस्थाएं निकालेंगे, जैसे समतापी प्रक्रम है, समदाबी है, सम आयतनिक है। तो आदर्श गैस के विभिन्न प्रक्रमों में एंट्रोपी चेंज, जो समीकरण 3 और 8 थे, यानी ये वाला और ये वाला, टेम्परेचर और वॉल्यूम का और टेम्परेचर और प्रेशर का, इनसे अपन एंट्रोपी परिवर्तन की गणना करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है अपन ने आइसोथर्मल या समतापी प्रक्रम। समतापी यानी टेम्परेचर समान होगा, तो यहाँ T1 इक्वल टू T2। तो अपन ये जो दोनों इक्वेशन है यहाँ T1 इक्वल टू T2 रखेंगे, यहाँ भी T1 इक्वल टू T2 रखेंगे। तो ये क्या होगा, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा तो ln 1 आएगा, और ln 1 की वैल्यू होती है 0। तो ये जो पूरा टर्म है ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ln 1 या ln 1 का मान होता है 0, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो अपने पास सिर्फ ये एक टर्म बचा। यहाँ पे भी ये 0 हो गया तो अपने पास ये बचा, यानी दोनों में एक एक टर्म बचेंगी। तो ये वॉल्यूम के रूप में आ गया, और ये भी अपन ने, ये जो वॉल्यूम के रूप में है ये प्रेशर के रूप में है। ये जो ln है ये होता है ई बेस पे, जिसे अपन कहेंगे ln या फिर log ई। इसको अपन 10 बेस पे चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपन इसी को क्या लिख सकते हैं, 2.303 एन आर log v2 बटे v1, और इसी तरह ये आ गया 8 नंबर इक्वेशन से। अब यहाँ पे अपन v1 और v2 या फिर p1 p2 की कंडीशन लगाएंगे। तो अपन देखेंगे कि यदि एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, यानी यदि समतापी प्रसार हो रहा है, तो प्रसार का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी V2 की वैल्यू ज़्यादा होगी और V1 की वैल्यू कम होगी। तो यदि V2 ग्रेटर देन V1 हो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी लॉग के अंदर। तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी आदर्श गैस के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव आएगा, अर्थात एंट्रोपी में वृद्धि होगी। यदि P1 ग्रेटर देन P2 हो, यानी समतापी प्रसार हो रहा है, तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ रहा है यानी दाब में कमी होगी। तो दाब में कमी होगी यानी यहाँ पे P1 ज़्यादा है और P2 कम है, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ से भी डेल्टा एस टी
पॉजिटिव आएगा। तो ये जो है V2 ग्रेटर देन V1, यही कंडीशन यहाँ पे भी लागू कर सकते हैं और यही यहाँ पे भी लागू कर सकते हैं। दोनों के लिए डेल्टा एस का मान क्या आएगा अपने पास, पॉजिटिव आएगा, यानी एंट्रोपी में इंक्रीज़ होगा। यदि अपन ने संपीड़न लिया तो संपीड़न में क्या होता है, आयतन में कमी होती है, यानी V1 का मान ज़्यादा होगा, आयतन में कमी होगी तो सॉरी V2 का मान अपने पास कम आएगा और V1 का मान अपने पास ज़्यादा आएगा। V1 का मान ज़्यादा है, V2 का कम है, तो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी, यानी डेल्टा एस का मान कितना आएगा अपने पास, नेगेटिव आएगा। इसी तरह यदि P1 लेस देन P2 है, यानी P2 अपने पास ज़्यादा है और P1 अपने पास कम है, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, तो डेल्टा एस टी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यदि गैस का कंप्रेशन या समतापी संपीड़न हो रहा है तो आयतन में कमी होती है और दाब में वृद्धि होती है। संपीड़न हो रहा है, अपन ने गैस को दबाया तो उसका क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन लागू करेंगे, एक में डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, एक में डेल्टा एस नेगेटिव आएगा। ये था अपना आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज। अब आएगा आइसोबैरिक और फिर आएगा आइसोकोरिक। तो आइसोबैरिक या समदाबी प्रक्रम यानी समान दाब पे, तो इसमें P1 इक्वल टू P2। तो अब जो अपनी P1 वाली इक्वेशन थी, ये वाली 8 नंबर इक्वेशन, इसमें P1 इक्वल टू P2 रखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 1, और 1 ln 1 का मान 0, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यानी जो अपने पास आएगा CP ln T2 बटे T1 आ जाएगा। ये यहीं ln को log में चेंज किया, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ाने पर गैस की एंट्रोपी में वृद्धि होती है, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह आइसोकोरिक या सम आयतनिक प्रक्रम, जिसमें आयतन समान हो, यानी V1 इक्वल टू V2, तो यहाँ अपन V1 इक्वल टू V2 रखेंगे, तो ये हो गया 1 और ln 1 का मान 0, यानी ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, सिर्फ ये एक टर्म बची। तो यहाँ पे भी देखिए T1 से T2 टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा एस का मान पॉजिटिव आएगा। ये आ गई। अतः स्थिर आयतन पर ताप बढ़ाने से भी आदर्श गैस की एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ T1 से T2 टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई, ये पूरा मान पॉजिटिव होने से डेल्टा एस वी का मान पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पे भी T1 से T2 यदि ताप बढ़ाया, यानी T2 का मान ज़्यादा होगा, T1 का मान कम होगा, तो ये जो रेशियो है ये पॉइंट में ना आके एक इंटीजर आएगा, यानी 1 पॉइंट में समथिंग आएगा, और जो लॉग में 1 से कम का नंबर होता है उसके लिए नेगेटिव वैल्यू आती है और 1 से ज़्यादा के लिए पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो ये जो लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो डेल्टा एस का मान पॉजिटिव हो जाएगा। अब है एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे अपन पदार्थ की भौतिक अवस्था। जनरली पदार्थ है या तो लिक्विड, सॉलिड, गैस, इनमें पाया जाएगा। तो जो सॉलिड है उसमें कण सबसे ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं और गैस के अंदर कण सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित होते हैं। और अपन आगे देखेंगे कि एंट्रोपी की डेफिनेशन ही यही है कि अव्यवस्था की माप होती है एंट्रोपी। तो जिसमें जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होगी उसमें एंट्रोपी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब यदि अपन ठोस से द्रव में व द्रव से गैस में जाएंगे तो उसमें एंट्रोपी में वृद्धि होती है। एक तो ये रीजन है कि जो कण है उनकी व्यवस्था गैस में सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित होंगे और ठोस में व्यवस्थित होंगे। दूसरा रीजन ये भी होता है कि यदि अपन ने भौतिक अवस्था चेंज करी तो उसके अंदर जो अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी है वो भी ऐड हो जाती है, इसलिए एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। फिर है पदार्थ के कणों का द्रव्यमान या उनका मास। तो पदार्थ के अणुभार या उनका परमाणु भार बढ़ने से एंट्रोपी का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, देखिए यदि पदार्थ के कणों का द्रव्यमान बढ़ा, जनरली जो पदार्थ का 1 मोल है उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु होंगे। अब यदि उस पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ रहा है तो अणुओं की संख्या तो उतनी ही होगी, लेकिन जो वॉल्यूम है वो उनको घूमने के लिए ज़्यादा अवेलेबल होगा। इसका मतलब कण इधर उधर गति बढ़ जाएगी कणों की। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ता है तो कणों की गति बढ़ जाएगी। कणों की गति बढ़ने से, कणों में अव्यवस्था बढ़ने से एंट्रोपी का मान बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हीलियम से जिनोन तक आएंगे तो एंट्रोपी बढ़ती है। तीसरा फैक्टर है अपना घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि। यहाँ देखिए जो स्वतंत्रता की कोटि है वो बताती है कि वो कण कितनी दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। यदि घूर्णन की देखेंगे तो घूम सकता है, वाइब्रेशन की या कंपन की देखेंगे तो वो स्वतंत्रतापूर्ण कितनी दिशाओं में कंपन कर सकता है। तो अपन यहाँ घूर्णन की देख रहे हैं।
तो जनरली घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि जितनी अधिक होगी एंट्रोपी का मान उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए नियोन की स्वतंत्रता की कोटि सिंगल एटम है 0 होती है, HF की 2 होती है, H2O की 3 होती है, NH3 की 3 होती है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे कोटि का मान बढ़ रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ रही है। H2 और NH3 की कोटि समान है तो इनकी एंट्रोपी समान होगी। घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि निकालेंगे अपन 3n-3 से। जो अपना फोर्थ जो फैक्टर है वो है कंपन की आवृत्ति। तो जनरली कंपन की आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी एंट्रोपी का मान उतना ही कम होगा। देखिए जो आवृत्ति है वो अपनी एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो यदि कोई भी अणु है उसके अंदर यदि कोई बॉन्ड है उसकी आवृत्ति या उस बॉन्ड को कंपन करने की आवृत्ति का मान जितना ज़्यादा होगा यानी उस बॉन्ड की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी उस बॉन्ड को वाइब्रेट करने के लिए अपन को उतनी ही अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी यानी बॉन्ड स्टेबल है अपना तो उसमें अव्यवस्था कम है, इसका मतलब उस बंध की एंट्रोपी कम है। इसे अपन इस रूप में भी देखेंगे कि जो सरल इकाइयों वाले ठोस हैं उनकी ऊष्माधारिता उनके कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करती है। जिस ठोस में कण मजबूती से बंधा है इसका मतलब उसकी कंपन की आवृत्ति या उसकी ऊर्जा अधिक होगी। और मजबूती से बना है यानी व्यवस्थित है वो कण तो उसकी ऊष्माधारिता कम होगी और एंट्रोपी का मान भी कम होगा। जैसे हीरे में जो कार्बन एटम हो वो एक चतुष्फलकीय मजबूती से बंधा हुआ रहता है चतुष्फलकीय व्यवस्था में। तो यहाँ मजबूती से बंधा है इसका मतलब उसकी एंट्रोपी कम होगी। जबकि जो सिलिकॉन है उसमें जो सिलिकॉन परमाणु है वो SiO बंध एक दुर्बल बंध होता है कार्बन बंध की तुलना में। तो ये जो दुर्बल बंध है ये दुर्बल होने के कारण इसमें कंपन की आवृत्ति कम होगी, इसका मतलब इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। हाँ ओके थैंक यू। अपना जो अगला इसके आगे का टॉपिक आएगा वो आएगी अपनी मिक्सचर की एंट्रोपी। यानी अपन कोई दो गैसेस लेंगे और उन्हें मिक्स करेंगे उससे जो सिस्टम बनेगा उसकी एंट्रोपी क्या होगी। उन अलग अलग गैसों की एंट्रोपी और उस मिक्सचर की एंट्रोपी का अपन डिफरेंस देखेंगे। वो अपनी आएगी उससे मिश्रित करने की एंट्रोपी। एक तो होगी मिश्रण की एंट्रोपी जो दोनों को मिला के मिश्रण बनेगा उसकी एंट्रोपी, एक होएगा उन दोनों गैसों को मिश्रित करने की एंट्रोपी। तो वो उन दोनों को अपन डिफरेंस से निकालेंगे, ये अपन अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके थैंक यू।